मेहमानों से परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्तिनिधि जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान हैं, कांग्रेस के नेता, मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, ये जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है, स्मरण शक्ति जाती है, अभी तक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाअभियोग जैसी स्थिति मैंने नहीं सुनी। गूगल मैंने देखा नहीं, लेकिन जब से मैं खबर के उससे जुड़ा हूं, कामकाज से, तब से नहीं देखी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कुछ मामला समाधान की ओर जाएगा, ये तो अभी लठ बज रहा था, अब तो ये और गंभीर युद्ध हो गया, महाअभियोग जैसी स्थिति आ गई है। अमिताभ जी, समाधान पाने की यदि इच्छा हो तो समाधान निकल सकता है। उत्तर किसी को चाहिए तो उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन प्रश्न इस आशय से पूछा जाए कि हमें कोई भी उत्तर मिले उसको स्वीकारना ही नहीं है, तो फिर उसका कोई भी उत्तर नहीं हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी की, लोकतंत्र के उल्लंघन का और पता नहीं क्या क्या आरोप। मैं तो कहूंगा अमिताभ जी कि हाँ, इस देश में वोट चोरी हुई, और एक शेर के साथ बात शुरू करूंगा कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजर से, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। याद करिए वो डेट 1946, जब देश आजाद होने वाला था और कहा गया कि भारत का एक अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा, और उस समय प्रधानमंत्री वो बनता जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता। कांग्रेस में वोटिंग हुई, 17 राज्य होते थे भारतवर्ष में, 17 में से 13 ने वोट दिया सरदार पटेल के पक्ष में और 3 ने वोट दिया पट्टाभी सीतारामैया के पक्ष में। लेकिन नेहरू गांधी परिवार में पहली बार वोट चोरी की और 0 वोट पाया व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। दूसरा, मैं बताता हूं कि कैसे चुनावी भ्रष्टाचार होते हैं, ये साक्ष्य के आधार पे। याद करिए 1975, जब श्रीमती इंदिरा गांधी का इलेक्शन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें व्यभिचार हुआ है, इसमें मानक मापदंडों का पालन नहीं हुआ है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया। और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी का नाम लूंगा, 1983 में भारत की नागरिक बनी, लेकिन 1980 में 1 जनवरी 1980 में वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा। तो ये वोट चोरी का प्रत्यक्ष उदाहरण। राहुल गांधी जी को लगता है कि अपनी जितनी खामियां हैं यदि दूसरे पे आरोपित कर दिया जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे और दूसरा उसके लिए जवाबदेह हो जाएगा। ये ऐसा होता नहीं है। जरा याद करिए, मैं 10 सेकेंड और दीजिएगा। 19 का इलेक्शन होने वाला था और राहुल गांधी ने आरोप लगाया चौकीदार चोर है नरेंद्र मोदी पर। वो चिपका नहीं, उल्टा उनको माफी मांगना पड़ा, जबकि ये भी हकीकत है कि इस देश में नारा लगा था बफोर्स के समय कि गली गली में शोर है और देश का वर्तमान प्रधानमंत्री चोर है। और आकाशवाणी पटना में एक बच्चे को जब कविता सुनाने को कहा गया तो उसने कहा गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। बाद में आकाशवाणी पटना के डायरेक्टर को सस्पेंड किया गया। तो जितने सारे आरोप राहुल गांधी बिना तथ्य और प्रमाण के लगा रहे हैं, वो सारे उनके परिवार पे लगे ठीक है अरविंद जी। और इस परिवार ने कभी भी लोकतंत्र का पालन नहीं किया है। मुन्ना खान साहब, परिवार को लगता है कि ठीक है अरविंद भाई, अभी रुकना होगा। मुन्ना खान साहब, प्रश्न वही है, एक लाइन और पूरा कर दूं जी, जल्दी से करिए जी। जी बिल्कुल जल्दी से। चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे इस देश के उपराष्ट्रपति हो या अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हो, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कांग्रेस ने नहीं किया हो। कांग्रेस के लिए इस देश में कोई भी लोकतंत्र के साथ नहीं है, केवल वो और उसके नेता राहुल गांधी। ठीक, मुन्ना खान साहब, एक बात मेरे जहन में आ गई, बाकी जो अरविंद जी ने कहा वो आप जवाब देंगे। एक बात मेरे दिमाग में अचानक आ गई, बात बड़ी रोचक है जी। तो मैंने कहा कि आप मेरे मित्र हो, सलाह दे दूं। पत्तों में कहां दिमाग लगा रहे हो? महाअभियोग की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल है, बड़ा बवाल है उसमें, हमने देखी प्रक्रिया। ठीक, रामास्वामी के खिलाफ जब महाअभियोग आया था नरसिंह राव के समय में, तो हमने देखा था कितना बवाल हुआ था, और होना जाना कुछ नहीं था। मैं एक सलाह देता हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आओ ना, आपकी भी जान छूटे क्या? फिर लड्डू बांटो, कहां छुटर पुटर चक्कर में पड़े हो, इनके खिलाफ ये प्रस्ताव, उनके खिलाफ वो प्रस्ताव। नहीं,
मुन्ना भाई जी, मैं जवाब दे दूं? कहां छोटा मोटा खेल खेलने, सीधे ओलंपिक खेलो। नहीं, मैं शुरुआत करूंगा। हमारे मित्र राजनीतिक विश्लेषक कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा दिख रहे थे। इन्होंने कहा कि 1980 में सोनिया गांधी जी का नाम जोड़ा गया, 1983 में उनके भारतीयता की सदस्य मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनका नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो ऑफ दिल्ली जो बना, ये इनकी जानकारी इनके पास नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे। सच्चाई ये है कि हम पूर्वांचल के लोग हैं। हमारे गांव में एक कहावत है कि राजा की जान एक तोते में बसा करता था। आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने उस तोता के गिरेबान को पकड़ा है। अब तोता कौन है? और इतनी तेजी से पकड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को समझ में नहीं आया कि जिसके लिए उन्होंने अरब रुपया खर्च किए पप्पू बनाने में, आज पढ़ा लिखा व्यक्ति ये साबित कर रहा है कि मैं जाहिल नहीं हूं। 1975 में हाईकोर्ट मैं ने फैसला पढ़ा दिया लिखा था कि हूं, नहीं इंदिरा गांधी के खिलाफ। मैं पढ़ा लिखा हूं। आप शांत रहिए, इनको शांत करवाइए, शांत रहिए। जी जी, आप बोलो, बीजेपी की बोलो 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 भैया, शांत रहिए। हाँ। सवाल यह है कि आज ये साबित हो गया कि पढ़ा लिखा होता है। आज सवाल चुनाव आयोग से किया जा रहा है और तोते की तरह पट 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 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने चोरी नहीं की, आप चोरी में शामिल नहीं हो, तो आओ ना, मेरे साथ चलो, कांग्रेस पार्टी के साथ चलो। चुनाव आयोग को कहो कि हमने अपने दम पे चुनाव लड़ा है, आप निष्पक्ष चुनाव कराओ। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो पहले आप उसके आरोप को जांच करो। तो ऐसा हो गया, अगर मैं थाने में एफआईआर कराने जाऊं तो बोलेगा पहले तुम सबूत दिखाओ, एफिडेविट दो कि तुम्हारे साथ वाकई गलत हुआ है, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये तो ऐसी बात हो गई। दूसरी बात, चुनाव आयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह भाषण दे रहा था। कहीं ना कहीं लग रहा है वो भी टेलीप्रॉम्प्टर कान में लगाकर आया था और सारी बातें रिकॉर्डिंग की गई थी। एक बड़े न्यूज चैनल वाले के पत्रकार ने पूछा कि अगर कोई आरोप लगा रहा है और आप निष्पक्ष हो तो आप उनको जवाब दो। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि हलफनामा देना होगा, नहीं तो 1 हफ्ते में कोई मान्य नहीं होगा, आपको देश से माफी मांगनी होगी? अरे शर्म तुम्हें आनी चाहिए। जी ठीक है मुन्ना भाई, तुमको आनी चाहिए और माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। बीजेपी के दलालों की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, बीजेपी की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग। ठीक है मुन्ना भाई, अभी रुकना होगा। ठीक, अब रुकना होगा। मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा, कीर्ति निधि भाई के पास। मुन्ना जी अभी रुकना होगा भाई। अरे रुको महाराज, रुक जाओ। इस देश के इतिहास में बहुत सारे बदसूरत पन्ने भी हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनको हराने के लिए 74,000 से ज्यादा वोट खारिज कर दिए गए ताकि भीमराव अंबेडकर हार जाएं। तब तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे। रामपुर से पहली बार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कैसे जीते, मुझे बताने की जरूरत है। वो हार गए थे, फिर 20,000 से कैसे जीते सब जग जानता है, सब जगह उपलब्ध है साक्ष्य। मैंने 2 बड़े चेहरों की बात कही, बाकी छोटे को तो छोड़ ही दो। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कौन चेहरा होगा? और बाद में अंबेडकर मेरे ख्याल से शायद पहले व्यक्ति होंगे, ये भी जानकारी कम लोगों को होगी, जिन्होंने 18 पन्नों की याचिका चुनाव आयोग को भेजी थी उस घपले घोटाले के खिलाफ। कुछ नहीं हुआ। इस बहस में इसीलिए मैं कहना मत पड़िए। मैंने कहा आपकी लड़ाई राजनीतिक है तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए। दाएं बाएं से कुछ हासिल नहीं होगा। ना तो विपक्ष चुनाव आयोग अपना अलग से बना सकता है और सत्ता पक्ष का अलग और विपक्ष का, ऐसा तो संभव नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कांग्रेस की लिस्ट अलग, भाजपा की अलग, सपा की अलग, ऐसा भी संभव नहीं। ये एक कार्यकर्ताओं की लिस्ट नहीं है, ये तो एक ही वोटर लिस्ट होगी देश में। फिर क्या होगा? मान लीजिए खूब चिल्ला लिए। अभी मुन्ना भाई ने कहा कि तोते की गर्दन ऐसी दबा दी है, नस, ठीक है दबा ली नस।
बिहार में चुनाव होगा तो इसी ना वोटर लिस्ट से होगा। आप नस दबाए रहो, बैठे रहो, चाहे बस के ऊपर बैठो चाहे बस के नीचे बैठो, नस दबाए रहो तोते की, उससे क्या होगा? वोट होगा तो इसी वोटर लिस्ट से होगा ना, कि आप खड़गे जी कोई साइन करके नहीं वोटर लिस्ट बना देंगे यार। इसीलिए मैंने कहा कि मूल पर संघर्ष करने का साहस हो तो वहां फरियाओ, वहां परिणाम आएगा, दाएं बाएं से परिणाम नहीं आएगा। कीर्तिनिधि पांडे जी, वही प्रश्न, आप अपनी जगह अड़े, वो अपनी जगह अड़े, ठीक, इसी अड़ने की सीमा के भीतर चुनाव आ जाएगा, जिस राज्य में आ जाएगा उस राज्य में आप अड़े भी रहेंगे, वो भी अड़े रहेंगे और चुनाव भी होता रहेगा। मेरी छोटी समझ जो कहती बिहार में हो जाएगा, उसके बाद बंगाल में हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु में हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अखिलेश जी, राहुल जी एक पोजीशन लिए रहेंगे, आयोग दूसरी पोजीशन लिए रहेगा, ना ये झुकने को तैयार ना वो झुकने को तैयार, और चुनाव भी होता रहेगा। फिर इस प्रक्रिया से लाभ क्या, मैं समझना ही चाह रहा था। कीर्ति भाई, हमेशा निष्पक्ष रहा जी, और सरकारें आती जाती रही हैं, सरकारें बदलती रही हैं, तमाम प्रधानमंत्री हुए देश में, पक्ष और विपक्ष जब भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा, कभी साक्ष्य के साथ आरोप लगे, कभी बिना साक्ष्य के साथ आरोप लगे, इलेक्शन कमीशन ने उस राजनीतिक दल को, उन लोगों को जिसने आरोप लगा उसको संतुष्ट किया, उससे बात किया। लेकिन बिहार में जब एसआईआर शुरू और बिहार में जब 65 लाख नाम काटेंगे, तो क्या इस देश के लोकतंत्र में हमको ये जानने का अधिकार नहीं कि हमारा नाम कटा तो क्यों कटा? इलेक्शन कमीशन ये बताने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ये बात तब बताने को तैयार हो रहा है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि 65 लाख नाम आपने क्यों काटे, रीजंस क्या। अब देखिए, आप कह रहे हैं लाभ क्या होगा। लाभ ये हुआ कि जब 65 लाख नाम जो कटे वो जब मार्केट में आ जाएंगे, हर बूथ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी, तो निश्चित रूप से जो लोग जिंदा हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट, नेता प्रतिपक्ष के घर जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं, साहब हमारा नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, हमको मृत बताया जा रहा, हम जिंदा, अब उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। जो इलेक्शन कमीशन साजिश करे थे, जो इलेक्शन कमीशन की लापरवाही कहिए, साजिश कहिए, जिसकी वजह से उनका नाम कट रहा, वो उनके नाम जुड़ जाएंगे। इस संघर्ष का ही परिणाम। और लगातार जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, अमिताभ जी, हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ इलेक्शन कमीशन से कहा था 2022 के बाद कि बहुत सारे नाम हमारे समर्थकों के काटे गए। इलेक्शन कमीशन ने इस बयान पे हमको नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को आरोप लगाने पे एफिडेविट मांग रहा। इलेक्शन कमीशन अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांग रहा, वही आरोप वो भी लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरूर साहब कह रहे हैं कि कन्नौज में बड़े नाम काट दिए गए हमारे समर्थकों के। अरे भाई, हम भी तो यही कर रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। आप भी आओ, हमारे साथ संघर्ष करो। इलेक्शन कमीशन को हम आप मिलकर मजबूर करते हैं कि एक भी वोट छूटने ना पाए, एक एक वोटर को सूची में सूचीबद्ध किया जाए, सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन न उत्तर प्रदेश के मंत्री से इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट मांग रहा, न तो अनुराग ठाकुर साहब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमिताभ जी नोटिस जारी किया, वो आपको ही पता है। और हम लोगों ने उस नोटिस का जवाब दिया, 18,000 शपथ पत्र दिया उन मतदाताओं का जो 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिए थे और 2022 में उनका नाम कट गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है, आज तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी एफिडेविट की नोटिस नहीं लिया। सबकी पावती हम लोगों के पास है, एक भी कार्रवाई नहीं हुआ। यहां तक एक बीएलओ के खिलाफ भी एक्शन अगर लिया होता है इलेक्शन कमीशन, तो हमें कहते, डंके की चोट पे कहते, आपके सामने कहते कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष। अगर आप शपथ पत्र के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठेगा। जी, कीर्ति भाई ने कहा कि अगर एक पर भी कार्रवाई की होती तो हम कहते डंके की चोट पर कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है। मेरी समझ ये कहती इलेक्शन कमीशन उल्टा खड़ा हो जाए, फिर भी सपा, कांग्रेस, आरजेडी, ममता जी नहीं कहेंगी कि इलेक्शन कमीशन। अरे आप भी आपकी बात सुनने का मेरे पास मादा, लेकिन आपके पास मादा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगी ना बहस। गलत बात करते हैं। अरे आप खुद गलत बोल रहे हो यार, गजब बात करते हो। आप बोलो तो सही और दूसरा बोले गलत, ये तो नहीं चलेगा ना। ना अभी रोकिए इनकी आवाज, ये नहीं चलेगा।
18,000 शपथ पत्र दिए, ठीक बात, 18,000 शपथ पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये स्थिति थी तो देश की अदालत खुली हुई थी, इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाते, इलेक्शन कमीशन वहां खड़ा, तलब होता ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में तलब हुआ ना, आपके पास 18,000 दस्तावेज थे तो क्यों नहीं पार्टी बनाया इलेक्शन कमीशन को? बनाना चाहिए था। इंदिरा गांधी, आप रुक जाओ भैया, इंदिरा गांधी के 77 वाले चुनाव में इंदिरा गांधी ने कदाचार किया, चुनाव आयोग ने नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, राजनारायण हाई कोर्ट ने रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट गई इंदिरा गांधी, वहां से भी हार गई ना, कुर्सी गई ना इंदिरा गांधी की। इलेक्शन कमीशन ने तब भी नहीं सुना था राजनारायण को। जो लोग अभी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जन्म से गंगा जल से नहाया हुआ है, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि राजनारायण की शिकायत इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी थी, उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा था। इसलिए जब बहस करो तो तथ्य दिमाग में रखो, उसके लिए गूगल नहीं देखना पड़े, वो दिमाग में रहें, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। खैर, प्रशांत पटेल, मूल प्रश्न वही, आगे क्या होगा? यह तय है कि कई चुनाव आयोग नहीं बन सकते इस देश में, यह भी तय है कि कई पार्टियां अपनी अपनी मतदाता सूची नहीं बना सकती, पार्टियां बीएलए अपॉइंट कर सकती हैं, अधिकतम बीएलए अपॉइंट करें सब लोग। बीएलए के उपचार का प्रबंध इसीलिए किया गया, उपबंध, कि राजनीतिक दलों की भागीदारी रहे बूथ के स्तर पर वोटर लिस्ट में। अब कहा जा रहा है, मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि राजा की जान तोते में और तोते की गर्दन राहुल जी के हाथ में। बिल्कुल मैं सही कह रहा था। वो कह रहे बिल्कुल नसें दबा दी हैं इस वक्त। तो कई भारतीय जनता पार्टी प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, विपक्ष हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनकी सदैव से नीति रही कि संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से दुरुपयोग किया जाए, और जब संवैधानिक संस्थाएं आपके अनुरूप काम न करें तो उन पर पार्शियल होने का, इस तरह का, या पर्सनल कमेंट करने का, या उनके चरित्र हनन का, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाने का एक काम किया जाए। और यही इस समय विपक्ष की हालत हो गई कि लगातार वो जीत रहे हैं। जब अभी कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने आवास पे, तो उनका पहला ओपनिंग स्टेटमेंट था कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो रही, मोदी हार क्यों नहीं रहा। यानी चीज है कि तब ये लगातार अलग अलग संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम का इन्होंने शिगुफा 10 साल तक चलाया, ईवीएम का शिगुफा नहीं चल पाया, अब ये है सीधा चुनाव आयोग पर, वोटर लिस्ट पर आ गए हैं। और रही बात वोटर लिस्ट खामी की, उस पर तो चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है, जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है वो इसीलिए तो हो रही थी, खामियां थी। खामियां तो आपके कर्नाटका के मंत्री ने, कर्नाटका कांग्रेस के मंत्री ने बताया यहाँ गड़बड़ी थी, उसको ने राहुल गांधी का फोन किया सिद्धरामैया जी को कि तुरंत इनका जो है बर्खास्त करो रिजाइन करने से पहले। एक इनके गोपालगंज कहीं बिहार के जिलाध्यक्ष ने बोला कि हाँ खामियां थी, तो खामियां तो है ही, उस पर कहाँ कोई कह रहा है खामियां है, उसी खामियां को तो ठीक करने के लिए व्यवस्था हो रही है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आप लोग 1 महीने से लगभग 1.5 महीने से केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई रोक नहीं लगाई। आप दिन भर संविधान लेकर के चलते हैं भाई, जब संवैधानिक देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है, वहां पर कोई स्टे हुआ नहीं है, डे टू डे लगभग हर 2-3 दिन के गैप पर सुनवाई हो रही है। चुनाव आयोग भी वहां पे अपनी 22 तारीख को फिर सुनवाई, जो उसमें पिटिशनर है, इंटरवेनर है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। जब वहां पे मामला चल रहा है तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको संवैधानिक संस्थाओं पर और इसका विश्वास नहीं है। तो यही इनकी एक दोहरी रीति है कि दिन भर संविधान चले, भाई संविधान को उसकी वेट कर लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने का। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है, आपकी बात वहां पे नहीं सुनी जाती है, तो फिर आप कहिए, लेकिन कल को अगर सुप्रीम कोर्ट का भी इनका फेवर में बातें नहीं आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा लेंगे। इसलिए जनता तक जो है, जनता इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है। इस तरह जो ये इनके खुलेआम इनके नेता हैं, चाहे कांग्रेस के प्रशांत पटेल एक मिनट, प्रशांत पटेल एक मिनट, विपक्ष का एक आरोप ये भी है कि वो ये विपक्ष ये कह रहा है कि जब हम चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों नहीं रहती, वो क्यों बोलती है? मैं देख रहा हूं इससे भी तकलीफ है विपक्ष को कि भाई आप क्यों बोलते हैं? बात करते हैं, चुनाव आयोग भी बोल रहा है। बिल्कुल, ये मेरा आरोप है। बिल्कुल जी, हाँ, नहीं जी, नहीं, ये इनका आरोप ये रहता है कि जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी एजेंट के तौर पर काम करता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी का हम पक्ष रखते हैं कि हमारा कोई एजेंट नहीं है।
हम स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे बाकी सारी पार्टियां हैं वैसे ही हम पार्टियां हैं, और बाकी चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। ये बार बार झूठ बोलते चुनाव आयोग बोल क्यों नहीं रहा? और भाई जब कल चुनाव आयोग उन्होंने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पहले भी जो कम्युनिकेशन हुए, महाराष्ट्र में भी जो वोट बढ़ाने का आरोप लगा उसका भी चुनाव आयोग ने डिटेल रिप्लाई दिया। तो चूंकि चुनाव आयोग तो बार बार नहीं बोल सकता है ना, डे टू डे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बाइट नहीं कर सकता। कल उन्होंने डिटेल किया है, उन्हीं बातों को हम दोहरा रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। चुनाव आयोग जो बोलता है जिसको चुनाव आयोग ने हम उसी बात कह रहे हैं, कोई हमारा कोई एजेंट नहीं है। और जिस तरीके से संस्थानों का, संवैधानिक संस्थानों का राज कांग्रेस पार्टी ने किया है, किस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों की उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, टीएन सेशन को उन्होंने टिकट दिया 1999 में आडवाणी जी के विरोध में, एमएस गिल। आप बार बार कह रहे हो कि कोई घोटाला, कोई चोरी नहीं हुई, और राहुल गांधी जी हर चौक से, चौराहे से आपको चोर कह रहा है। तो आपके पास ताकत है, हिम्मत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर आप चोर नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, पद पर बनाया हो। ये कांग्रेस पार्टी सदैव करती आ रही है। लेकिन देखिए सुनने का भी धैर्य नहीं है, ये सुनने का भी धैर्य नहीं है। आज जनता अब तक इस तरह नहीं जाएगी। उसको पता है चोरी हुआ कहाँ है, उसको पता है चोर कौन है, चोरी हुआ कहाँ है, चोरी कैसे की गई है। पढ़े लिखे व्यक्ति का यही तो एक मतलब है, सुनने का भी धैर्य नहीं है किया है। कितना संवैधानिक संस्थानों पर, और वो सच्चाई को बाहर निकलता है। आज फर्क पता लग गया, चीरहरण किया है, वो देश की जनता सब देख रही है। जमीन और आसमान का अंतर होता है। आपने चोरी की, अब सीनाजोरी कर रहे हो। अगर आप सच्चे हो, अगर आप मदरसे पढ़ने वाले ना बताएं हमको, मदरसा छापना बताए कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, मदरसा छापना बताए कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं पढ़ा लिखा है। मदरसे वालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब पढ़े लिखे तो केरला वाले भी हैं, सबसे अधिक आईएएस आतंकवादी केरला से निकल रहे हैं। केरला वाले कहते हैं हम 100% साक्षर हैं, तो पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट कौन देगा? एंटोनियो माइनो 5वीं पास है, एंटोनियो माइनो 5वीं पास है। एंटोनियो माइनो क्या सर्टिफिकेट देगी क्या पढ़ाई लिखाई का? एंटोनियो माइनो पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट देगी क्या जो 5वीं पास है? चोरी करके जीता गया। एंटोनियो माइनो पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट देगी क्या जो 5वीं पास है? सारे के सारे चोर हो, चुट्टे हो, सारे चोर चुट्टों का एक गिरोह है। तुम लोग जो अपना खतना कराए घूम रहे हो, जो है तुम आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति हो, इस तरह शब्दावली का प्रयोग करो फिर जो अमित शाह कौन, तड़ी पार कौन, चोर चुट्टे से ही है। आज देश का गृह मंत्री बना है, तो चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा हेरा फेरी किया गया और वो प्रधानमंत्री के सह पे करवाया गया। आज चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहा है, वो क्या हम निष्पक्ष है? अगर निष्पक्ष है तो फिर वो अनुराग ठाकुर से सवाल करे। अनुराग ठाकुर से सवाल क्यों नहीं कर रहा? और देश ने देखा 54 लोग जो मृत लोग थे वो राहुल गांधी जी के साथ चाय पी रहे थे। पूरे देश ने देखा कि वो 54 लोग जिंदा कैसे हो गए और राहुल गांधी जी के साथ उसने चाय कैसे पी। वो जिंदा लोग आए थे या उसकी आत्मा आई थी? कौन थे वो लोग? ठीक, जिसका नाम चुनाव आयोग ने। मुन्ना खान अभी रुकना होगा, अब आप रुक जाओ मुन्ना खान भाई, आप रुक जाओ। चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं हो, ये 1952 से लेके आज तक कभी किसी ने दावा नहीं किया। जो दावा करे सो मूर्ख और वज्रमूर्ख, जो ये कहे कभी गड़बड़। जहां 100 करोड़ से ज्यादा वोटर हो जिस देश में, आप वहां उम्मीद करते हो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, और कभी नहीं रहा। मैंने तो उदाहरण दिया नेहरू जी के समय का, जब अंबेडकर साहब हारे, उनको हराया गया चुनाव, तो क्या काला सफेद हुआ? मैं तो बताया ना उदाहरण। इसलिए ये और मुन्ना भाई ने एक बात कही कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब चोर हैं, तो जो चोर नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। अव्वल तो यही विचित्र बात है कि राहुल गांधी के कहने को कोई इतनी गंभीरता से ले, ये क्या जरूरी है कि भाई कोर्ट जाए। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, फिर अरविंद जी के पास आऊंगा। राहुल जी ने इससे पहले मुन्ना भाई कहा था चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर उन्होंने खेद जताया। राफेल में रुपया लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया। सावरकर पर सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया। सारे मोदी चोर हैं, इस पर कोर्ट में खेद जताया, माफी मांगी। ये तो सच है, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो लिखत पढ़त में है। उन्होंने 4 प्रयोग किए, चारों में माफी मांगी। इससे कोई माइकल लाल इनकार कर देगा? 4 प्रयोग हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने या उनके वकील ने सरेंडर किया, माफी मांगी। उनकी बात में फिर कैसे भाई कोई मान ले?
राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही समस्या थी। उन्होंने जितने लोगों के खिलाफ अंट शंट बोला, उन्होंने जब उनके खिलाफ मुकदमा किया मानहानि का, तो वो चुपचाप जाते थे अदालत में और दस्तखत करके चिट्ठी दे देते थे माफी की। उन्होंने 5 मामलों में माफी मांगी, अरविंद केजरीवाल ने 5 बड़े नेताओं से माफी मांगी, और बाहर जब निकले तो मूछें ऐंठ ली, बोले हमसे बड़ा कौन, और अदालत में माफी मांग रहे। ये ठीक नहीं ना। आपने कहा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, माफी मांगी कि नहीं मांगी, या तो सिद्ध कर देते, मांगी ना माफी, या बोलो नहीं यार ऐसी बात जिसका सिर पैर नहीं हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अरविंद जी, मेरा विषय वहीं पर आकर टिकता है, किसने कितने आरोप लगाए, कितनी ऊंची आवाज में लगाए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मूल विषय है विश्वास का संकट। क्या समाधान निकलेगा और नहीं निकलेगा तो इधर वाले चिल्लाते रहे, उधर वाले चिल्लाते रहे, चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी, जो मुझे समझ में आ रहा। बिहार का चुनाव कहीं से कहीं तक रुक नहीं रहा। वोटर लिस्ट भी जो परिवर्तित होनी थी हो गई, 1 सितंबर तक का समय है, उसके बाद 30 दिन उसकी स्क्रीनिंग में लगेंगे और फिर एक फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा नहीं कि राजनीतिक दल अपनी अपनी वोटर लिस्ट बनाएंगे। फिर क्या समाधान होगा अरविंद जी? देखिए, कोई समाधान पाना चाहे तो उसका समाधान है, नहीं पाना चाहे तो वो आरोप लगाता रहेगा, उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। देखिए 2014 से और 24 तक राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष क्या आरोप लगाता रहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है केवल ईवीएम में गड़बड़ी के नाते। हालांकि ये दूसरी बात है, जहां वो जीतते थे वहां लोकतंत्र का विजय हो जाता। अब ईवीएम वाली बात हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार जाने के बाद भी वो सिद्ध नहीं कर पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब उसमें बोलने का अवसर है नहीं, जनता लगातार रिजेक्ट कर रही है, तो एक नया एजेंडा सेट हो रहा है क्या कि वोट चोरी से सरकार बन रही है। ये बिल्कुल बकवास है, और मैं तो कहूंगा कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर जाकर कोई आरोप लगा रहे हैं उसकी एक तय प्रक्रिया होती है, मानक होता है। आप जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आपको एफिडेविट देना होता है। चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? केवल एक ही दिक्कत है कि एफिडेविट देंगे तो भारतीय न्याय संहिता 229 के तहत बाद में उत्तरदायी ठहरा दिए जाएंगे। और राहुल गांधी को कोर्ट से इतनी लताड़ पड़ी है, इतनी बार माफी मांगी है कि वो चाहते नहीं है कि एक बार और कोर्ट में जाए और उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करो। अच्छा अमिताभ जी, एक बात मैं और कहूंगा, कीर्तिनिधि पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी एक बात से भी मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। आप पब्लिक डिबेट में बैठते हैं तो शब्दों का कैसे प्रयोग करिए, व्यक्ति को सीखना चाहिए। मुन्ना खान जी जो यहाँ आते हैं, चोटे हैं, चोर है, मुझे नहीं लगता है कि नेशनल मीडिया में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उनकी गरिमा बढ़ती है या चैनल का गरिमा बढ़ाते हैं, समय से परे। 2-3 चीजें मैंने पूछा, तर्क के साथ खंडन करते तो मुझे आनंद आता, मैं सुधारता। एक तो ये कहा कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी 46 में वो पीएम बने। क्या ये तथ्यात्मक रूप से बात गलत है या सही है, इस पर आप बताते। या मैंने कहा कि इंदिरा जी को चुनावी कदाचार में दोषी पाने पर जगमोहन लाल सिन्हा जी ने कहा कि दोषी है और इमरजेंसी की आग में झोंक दिया। मैंने सोनिया जी वाली बात कही, तो आपके पास तथ्य तो है नहीं, न तो तर्क है। ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा। मुन्ना खान साहब वो ये कह रहे हैं कि हमने 3 बातें कही, नेहरू, इंदिरा और सोनिया जी 3 बातें कही, बोले अगर ये गलत है तो मुन्ना खान इनका खंडन करें। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, पहले उनकी बात का तो खंडन करो, फिर सवाल पूछो। जी आप कह तो रहा हूँ, हमें सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। ये कह रहे कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, इसका मतलब है कि आप ये निष्पक्ष हैं। लेकिन अभी तक जो इन्होंने बातें कही है, लगातार 30 मिनट के डिबेट हो चुका है, ये निष्पक्ष तो दिख नहीं रहे। मुझे एक बात का सवाल का जवाब दे कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर आप पे आरोप लगा रहा है और इतनी मजबूत सरकार है आपकी, और वो आप बंदा खुला चैलेंज कर रहा है कि चुनाव आयोग चोर है, उसे बीजेपी मिली हुई है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?
उस पे FIR क्यों नहीं कर मुन्ना खान जी, रहे? बहुत उसको जेल बहुत भेजने अच्छी का बात है। काम जब क्यों आप नहीं कर रहे? 10 आप सेकंड तो ये 10 कह सेकंड रहे हो बात पूरी कि हो गई, नेहरू 10 जी ने भी सेकंड चोरी आपकी की, बात पूरी हो इंदिरा गई है। गांधी भी ने चोरी की, और हम खुल करके अरे चोरी आप कर रहे हैं। सुनते ही नहीं है, आपके दिक्कत तो तो ये ये है कि जवाब है। आप सुनते नहीं नहीं, ये है। आपने समझाइए प्रश्न ना पूछा, मैं कि जवाब देता पहले हूँ। जो आपने प्रश्न प्रधानमंत्री पूछा, थे, जवाब तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री यही थे, दिक्कत पूरी उन्होंने कांग्रेस ये की है, काम किया, यही तो दिक्कत आज मैं राहुल भी गांधी कर की रहा है। हूँ, तो अरे आपको आपने तकलीफ क्यों प्रश्न हो रही पूछा, है? जवाब तो आप सुन सीधा लीजिए। सीधा बोल मैं रहे हैं। जवाब केवल 10 सेकंड में दूंगा, जवाब तो सुन आप लीजिए। सीधा केवल सा मुन्ना जी खान, सीधा सा जी मेरे बोलिए। जी भाई जी लगातार आप ये बोलते जा बता रहे। दें कि अमिताभ क्या जी, आप अपनी अमिताभ जी, मेरे को जवाब मौका तो दीजिए। दीजिए, मैं अरविंद सिंह जवाब जवाब देने दीजिए का जल्दी से। जवाब दे दीजिए। जवाब दीजिए, आपकी आवाज आ देखिए, रही है, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, मुन्ना खान जी ने कहा राहुल गांधी छाती ठोक के कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है, तो इस चीज को क्यों नहीं माना जाए? बार बार कर रहे हैं छाती ठोक कर, तो ये भी कहा था चौकीदार चोर है, और अगले दिन छाती ठोक कर 2 बार कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो माफी मांग लेते हैं। तो राहुल गांधी जिसकी विश्वसनीयता नहीं है, जो बोलने के बाद जो व्यक्ति माफी मांगता है, ठीक उसके है। बोलने से क्या होगा? तथ्य अगर चाहिए और तथ्य प्रमाण आपको चाहिए। नहीं पता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिबेट पे मत बैठिए प्लीज। अरे अगर व्हाट्सएप आपको तथ्य यूनिवर्सिटी पता के नहीं आप है हैं, बिना तो तथ्य के व्हाट्सएप मैं बात नहीं यूनिवर्सिटी करता से हूँ। डिबेट पे मत बैठिए। नहीं मुन्ना, अरे ठीक है। अमिताभ जी से आपको अरविंद पूछ जी, जानकारी लीजिए नहीं कि है तो कौन आप माफी तथ्यों के मांगिए। साथ बात ठीक करता है। है। दोनों कौन मित्रों बात को करता रोकूंगा, है। मुन्ना खान साहब को भी रोकूंगा, अरविंद सिंह जी को भी रोकूंगा। मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गया उन्होंने कांग्रेस, ठीक है भैया, अब रुक जाओ महाराज। गांधी जी को मरवा संपुट की तरह ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल ना करो। कुछ तथ्य बिल्कुल दुरुस्त थे। जो बात अरविंद सिंह ने रखी वो तथ्य दुरुस्त हैं। दोपहर के 12 बजे के सूर्य की तरह। मुन्ना खान सहमत हो न सहमत हो, ये छोटी बात है। हम सहमत हो न सहमत हो, और छोटी बात है। लेकिन ये सच है कि इंदिरा गांधी भारत के इतिहास में पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनका चुनाव कदाचार के कारण रद्द किया गया। अब तक की इकलौती प्रधानमंत्री हैं। इससे मुन्ना खान कैसे भाग सकते? कोई नहीं भाग सकता भाई, इतिहास में दर्ज है यार। घोर के पी जाओगे क्या? अमिताभ जी आप ही बोल दो ना, चुनाव आयोग अब और चिल्लाने लगोगे, छत पे लगोगे, व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। ये भी इतिहास में दर्ज है कि जब वोटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की प्राइम मिनिस्टर के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष और वही प्रधानमंत्री, तो क्या रिजल्ट आया वो इतिहास में दर्ज है। वो अरविंद सिंह अपने मन से ऊपर नीचे कर लेंगे यार। कुछ चीजों को मान लेना चाहिए, उनमें फर्ज थेतराई ठीक नहीं होती, फिर वो बकलोली लगती है भैया, मान लेना चाहिए। कीर्ति निधि पांडे जी, वही प्रश्न, किसकी बात सही, किसकी कितनी गलत, कितनी सही, ये सारी चीजें हो सकती हैं एक जगह हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखता जहां से समाधान निकल पाए। सुप्रीम कोर्ट की बात चूंकि सब पर लागू होगी एक सख्ती के साथ, इसलिए फिर सबको चुप बैठना पड़ेगा, या मान लो धीमी आवाज में बोलना पड़ेगा, फिर इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट के एक बार निर्णय, जैसे ईवीएम की जान सुप्रीम कोर्ट ने बचाई जिस दिन, उस दिन बचाई थी। रोज का कलेश था, एक दिन फाइनल कर दिया। मुझे और कोई पॉलिटिकल समाधान तो नहीं दिख रहा इसमें। और बिहार का चुनाव भी नहीं टल रहा, यह भी तय है। सितंबर के अंत में, अक्टूबर के आरंभ में लोग कह रहे उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, चुनाव की गाड़ी चल निकलेगी। कीर्ति जी, देखिए अमिताभ जी, अरविंद सिंह जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार उनको कहना चाहिए था कि 18,000 शपथ पत्र पर भी इलेक्शन कमीशन को संज्ञान ले लेना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी ने दिए। जहां तक मामला सुप्रीम कोर्ट का है, विपक्ष का और इलेक्शन कमीशन के बीच का जो घमासान है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लगातार उस पर तारीखें पड़ रही है, लगातार सुनवाई। लेकिन एक बात तो तय है ना अमिताभ जी, कि अगर ये लड़ाई नहीं शुरू हुई होती तो जिन 65 लाख लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन ने काटा, उसके नाम सार्वजनिक नहीं होते अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये 65 लाख नाम उजागर नहीं होते, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, बूथों पे उसकी लिस्ट नहीं होती। फिर हमको तो उस दिन पता चलता ना, मेरा नाम कट गया जिस दिन मैं वोट डालने जाता, वोटर कार्ड लेकर के अपने घर बैठा रहता, और उस दिन पता चलता जब मैं बूथ पे जाता तो पता चलता आपका नाम तो मृत वाले लिस्ट में है, आपका नाम तो यहां से कहीं और स्थानांतरित हो गया उस वाले सूची में। तो इस स्थिति से विपक्ष ने बिहार को बचाया। इलेक्शन अपने गति से होगा,
इलेक्शन अपने गति से हो, लेकिन कम से कम कहीं हेरा फेरी ना हो पाए, इसके लिए जो विपक्ष लड़ाई शुरू किया उसमें निश्चित रूप से वो सफल हो रहा है। और वोटर लिस्ट सही हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी पहल करना चाहिए और विपक्ष भी उसकी पहल करे। एक वोटर भी मतदान से वंचित न हो, इसका प्रयास राजनीतिक विश्लेषक हो, आप हो, हम हो, विपक्ष हो, सबको मिलकर करना चाहिए, कोई भी मतदान से वंचित। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही कीर्ति भाई ने। मैं उनकी बात में एक बात जोड़ूंगा, उन्होंने कहा कि एक भी वोटर मतदान से वंचित नहीं हो, इस बात का 100% समर्थन। लेकिन मैं इससे ऊपर एक बात रखना चाहता हूं, एक भी अपात्र वोट नहीं कर पाए, मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी बात है। एक भी अपात्र मुझे मंजूर नहीं कि भारत के भविष्य के निर्वाचन में एक भी अपात्र हाथ शामिल हो, ये बिल्कुल बिल्कुल मैं भी सहमत हूं इस बात का। जो भारत का नागरिक है वो सिर माथे उसका वोट पड़ना ही चाहिए, हर सूरत में पड़ना चाहिए। किसी को पड़ा इससे क्या फर्क पड़ता है, राजनीतिक विचारधाराएं अपनी अपनी, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। और पात्रता सिर्फ दो है, सपाई है, बसपाई है, भाजपाई है, इससे ये पात्रता तो है नहीं मतदान की। मतदाता की पात्रता दो संविधान ने बताई। पहली पात्रता, फर्स्ट बेसिक पात्रता है भारत का नागरिक होना चाहिए, कौमा। दूसरी पात्रता है 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बस। यानी एक तो आयु का विषय है, पात्रता क्या हुई मुख्य, भारत का नागरिक होना चाहिए बिना विवाद के, बात खत्म हो गई। मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, इस पर सब लोग सोचिएगा। हल्ला मचा दिया कि 65 लाख लोग भगा दिए गए बिहार से कि ना वोट नहीं डालोगे। मेरी छोटी सामान्य बुद्धि कहती, मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जितना अनुभव है पत्रकारिता का और चुनावों को देखने को, उसी के आधार पर एक आकलन लगा रहा हूं। अगर 40 लाख, 50 लाख, 55 लाख लोग फिर भी बिहार की लिस्ट, वोटिंग लिस्ट से बाहर रहे, सुप्रीम कोर्ट के नई गाइडलाइंस के बाद भी के आधार को भी एक्सेप्ट करिए, तब क्या होगा? तब इस प्रचार को करने वाले लोग सार्वजनिक तौर पर खेद व्यक्त करेंगे कि 65 लाख लोगों का घपला हो गया, 65 लाख का घपला हो गया। मान लीजिए कितने, आपने मान लीजिए 5 लाख उसमें एड ऑन हो भी गए, गलत बयानी मत करिए, तब क्या होगा? अगर ये तर्क तब माफी की बात पड़ेगी। प्रशांत पटेल, ठीक भैया, प्रशांत पटेल, मेरा प्रश्न वही, एक भी अपात्र वोट नहीं डाले, मेरे ख्याल से सबकी यही मांग होनी चाहिए। और इसका रास्ता भी एक ही है, चुनाव आयोग, सघन समीक्षा। राजनीतिक दलों को हल्ला यहां मचाने की बजाय क्या ये बेहतर नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आप बीएलए ज्यादा से ज्यादा दीजिए, हर देश के हर बूथ पर एक बीएलए दीजिए अगर क्षमता है तो। देखिए कैसे गड़बड़ हो जाएगा, बीएलए के दस्तखत होते हैं भाई, क्या समस्या है? हर बूथ पर एक बीएलए उतारो। प्रशांत पटेल, पिछले 10-12 दिन से चुनाव आयोग डेली नोटिस निकाल रहा है कि अभी तक हमारे पास कोई क्लेम करने नहीं आया कि जो सो कॉल्ड जिसका नाम कटा हो। और जो 65 लाख का जो आंकड़ा है, उसमें 65 लाख में चुनाव आयोग ने बोला कि 22 लाख से अधिक लोग तो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। उसका सबका बाइफर्केशन करके चुनाव आयोग ने दिया, कितने लोगों का एड्रेस चेंज हो गया है, कितने लोगों के 2 या 3 वोटर आईडी कार्ड से, तो उनमें से बाकी एक को छोड़ करके बाकी काट दिया गया। ये सारा डेटा आ चुका है, इसमें कहीं कोई विवाद वाली बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। दिल्ली में आज 30% आबादी पूर्वांचल की है, पूर्वांचल बिहार की। तो लोग यहाँ पे बस के, उनके ऑलरेडी यहाँ पे फरवरी में चुनाव हुआ है दिल्ली का, वहां उन्होंने वोट किया। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में बसे हुए हैं, महाराष्ट्र में वोट दिया है। तमिलनाडु, जो व्यक्ति जहाँ रहता है वोट बन गया है। अब जो लंबे समय तक किसी स्थान पर रहता है वहां वोट बन गया है, वो बिहार में लंबे समय से नहीं रह रहे हैं, तो उनका वहां वोट काटने में क्या समस्या है? मतलब आप चाहते हैं कि लोग 2-2, 3-3 जगह वोटर आईडी कार्ड बना करके रखें, ये तो गलत बात है। और चुनाव आयोग पे आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं तो वही चीज कह रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सब जुडिस मामला है, तो क्यों आप वहां पर वेट नहीं कर ले रहे? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया। आपकी पहली प्रेयर यही थी ना कि उसको स्टे किया जाए, स्टे हुआ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एडवाइस भी दिया चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग ने माना है। सारी चीजें प्रक्रिया के तहत चल रही हैं। और चुनाव आयोग को जो लोग कहने वाले, आरोप लगाने वाले, हमने एमएस गिल का भी देखा है समय,
2001 तक चुनाव आयुक्त रहे, 2003 साल का कूलिंग पीरियड रहता है, 4 में वो राज्यसभा बन गए, 12 साल राज्यसभा रहे, मंत्री भी बने। टी एन शेषन साहब जिनकी बड़ी महिमा मंडन किया जाता है, 96 में रिटायर हुए, 99 में अटल जी आडवाणी जी के केस में चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी के टिकट से। हमने तो किसी चुनाव आयुक्त को नहीं दिया कभी टिकट, न कभी राज्यसभा बनाया, न लोकसभा बनाया, न कहीं उनको उपकृत करने का काम किया है। तो ये लोग भी यही चाहते हैं कि अब आज एक से ग्रुप निकला कि ज्ञानेश कुमार जो है अमित शाह के मंत्रालय में सचिव थे, तो भाई जितने भी चुनाव आयुक्त तो बनते हैं किसी न किसी मंत्रालय के सचिव होते हैं, वहां से रिटायर होते हैं, फिर 65 साल इसकी लिमिट होती है, 70 साल चुनाव आयुक्त बनने की, वहां जाके बनते हैं। कोई हमारे आपके जैसे लोग तो चुनाव आयुक्त बन नहीं सकता, जो बनेगा आईएएस ही बनेगा। पहले भी जो आईएएस बने किसी न किसी के शेषन साहब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसमें शेषन साहब नौकरी कर रहे थे। बिल्कुल, नवीन चावला तो इंदिरा गांधी जी कितने करीब थे, कुख्यात थे इमरजेंसी के टाइम पे। 2009 में उनको सोनिया गांधी ने चुनाव आयुक्त बनाया, 2010 तक वो रहे, जुलाई 2010 तक। और क्या उन्होंने खेल किया, हम लोग भी कह सकते हैं, हम नहीं कहते हैं ठीक है हो गया, चुनाव आयुक्त के पद पर थे, हमें संवैधानिक संस्था है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप किसी संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाएं, वो चूंकि राजनीतिक पार्टी नहीं है तो वो इतना उस तरह आपकी तरह जवाब नहीं दे सकते। कल उन्होंने थोड़ा वो जवाब दे दिया तो बोले गए शेरो शायरी कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आप एक तो तरफ तो कहते हैं कि चुनाव एक जवाब नहीं दे रहा, और जब जवाब दे रहा है तो कह रहे हो राजनीतिक पार्टी की तरफ बोल रहा है। तो ये दोनों चीजें नहीं चल पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, वहां जाइए, आपकी बात रखिए, आपकी बात सुनी भी जा रही है, जो निर्णय है उसको सम्मानपूर्वक मानिए। ठीक बात, मैं हाँ ये बात ठीक कही भाई प्रशांत पटेल ने कि वो चुनाव आयोग भी क्या करे, ना जवाब दे, नेताओं के भाषण पर ना उलझे, तो बोलेंगे जवाब क्यों नहीं दे रहा, मुंह में बतासा रख लिया। अगर जवाब दे तो बोले नेता की तरह क्यों बोल रहा। अब कैसे बोले यार, आप कैसे बोलो, ये चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता, तो आप कैसे तय कर दो कि चुनाव आयोग कैसे बोले। चुनाव आयोग मुन्ना खान कैसे बोले ये तय नहीं कर सकता, तो मुन्ना खान ये कैसे तय कर सकते हैं कि चुनाव आयोग कैसे बोले, ये तो नहीं चलेगा ना। आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, उनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, फिर काय को समस्या। अभी तक इस बात पर बवाल था कि बोल क्यों नहीं रहा। कल उनने कहा हम 2 घंटे बोलेंगे, तो बोले अब 2 घंटे बोलेंगे, ये नेता हो गए, ये बोलने का अधिकार तो हमको है नेताओं को, ये चुप क्यों नहीं हो रहा। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, कानपुर में कहावत है, ये टिक नहीं। मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूं, बाकी तो जिसके कंठ में, वोकल कॉर्ड में जितनी जान है उतनी तेजी से चिल्लाओ, कोई समस्या नहीं। ये देश ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पश्चिम बंगाल में सघन जांच होगी वोटर लिस्ट की। नेक्स्ट मैं एक सलाह देता हूं, समाजवादी तो वहां है नहीं, कांग्रेस को, मुन्ना खान साहब, जितने बूथ हैं राज्य में, हर बूथ के लिए एक BLA अपॉइंट कर दो पार्टी का। लेकिन आपके साथ मुश्किल यह है कि पश्चिम बंगाल में आपके पास कुल इतने कार्यकर्ता नहीं, जितने बूथ हैं उतने तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं, कहां लगाओगे। उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु में आएगा ये SIR, आपके पास वहां कार्यकर्ता है नहीं। फिर यूपी में आएगा, अखिलेश जी के पास यूपी में तब भी कार्यकर्ता हैं, आप हर बूथ पर लगा सकते हो BLA नहीं। हमने वोटिंग के समय देखा, वोटिंग वोटर लिस्ट के समय देखा, राजनीतिक लोगों ने देखा होगा, यहां नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग इस चुनावी प्रक्रिया में पार्टी की तरफ से डिप्यूट किए जाते हैं वो जानते होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज चुनाव प्रभारी हाथ जोड़ के नेताओं से कहता है, जिले के अध्यक्षों से, भाई साहब BLA की लिस्ट दे दो, भाई साहब BLA बना दो, भाई साहब BLA की लिस्ट दे दो, हर पार्टी से कहता है। लेकिन BLA के लिए कार्यकर्ता तो हो, कहां से लाओगे BLA, कहां से लाओगे। BLO तो सरकार से आ गए, BLA कहां से आएंगे, हैं इतने कार्यकर्ता। और अगर इतने कार्यकर्ता हो जाएंगे बाबू, तो आप चुनाव ही जीत जाओगे, कोई आयोग हो। हर बूथ पर आपके पास BLA है, फिर क्या दिक्कत। हर पन्ना के लिए BLA अपॉइंट कर दो, कोई रोक तो नहीं सकता। RJD ने 50,000 BLA अपॉइंट किए बिहार में, वो सत्यनारायण कथा कर रहे हैं। वो 50,000 लोग क्या कर रहे थे, वो हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे गा रहे थे। 50,000 BLA,
राजनीतिक दल को शक्ति दी गई है कि ग्रास रूट लेवल पर हर मकान पर चुनाव आयोग की गतिविधि के साथ राजनीतिक दल का प्रतिनिधि भी चले, इसलिए बीएलए अपॉइंट किया जाता है। जिसमें जितनी संख्या हो उतने बीएलए अपॉइंट कर लो। मैं कांग्रेस को सलाह दूंगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अभी से कार्यकर्ता बढ़ाओ जो बीएलए बन सके, और नहीं हुए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। समाजवादी वाले तो उत्तर प्रदेश में लगा लेंगे बीएलए, आप कहां से लाओगे मुन्ना भाई? ये तो समस्या है ना। और मुझे लगता है चुनाव आयोग को समग्रता में लांछित करना, भारत की निर्वाचन व्यवस्था को लांछित करना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। इस देश में पश्चिम बंगाल में ममता जी शासन में हैं इसी चुनाव आयोग के जरिए। वो अलग से चुनाव करा रही है होनोलुलु से, नहीं ना। उनके लिए सिंगापुर से चुनाव आयोग, सिंगापुर वाला आ रहा है, नहीं। एमके स्टालिन कैसे है शासन में? इसी चुनाव आयोग के जरिए। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू कैसे हैं? कैसे जीत के आए? पंजाब में भगवंत मान की सरकार कैसे आई चुनकर? कैसे आई? वो आम आदमी पार्टी अपना जेब से अलग से चुनाव आयोग लाया था, नहीं ना। जनता इन चीजों पर भी गौर करती है मित्र। समाजवादी पार्टी, मेरी बात से कीर्ति भाई सहमत होंगे, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अद्भुत प्रदर्शन किया। उस अद्भुत प्रदर्शन के बाद आप जो जीवन में कभी नहीं किया था, उसने नेताजी के समय में भी जो प्रदर्शन सपा नहीं कर पाई वो अखिलेश जी के समय में 2024 में किया। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि सब फर्जी है, सारे वोट खरे चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिए। तो क्या 80 जीत लेते? नहीं ना। भाजपा के विरुद्ध 44 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सपा कांग्रेस गठबंधन ने जीती, और चुनाव में वोटर लिस्ट गड़बड़ भाजपा ने कर ली। ये आपके पक्ष में वोटर लिस्ट गड़बड़ कर रहे थे ताकि आप जीत जाओ। ऐसे बौरे तो ये नहीं है प्रशांत पटेल कि आपको जीतने के लिए ये पाप कर रहे हो, आपको जिताने के लिए। आरोप में दम तो दिखे यार। ये भाजपा वाले इसलिए चुनाव वोटर लिस्ट में गड़बड़ झाला कर रहे थे ताकि आप 44 सीट जीत जाओ, जो जीवन में कभी नहीं जीते। किसी बात करते हो यार। और इसलिए गड़बड़ झाला हो रहा था वोटर लिस्ट में कि ममता जी तीसरी बार चुन के आ जाए, हिमाचल में क्लोज फाइट में सुक्खू साहब आ जाए, तमिलनाडु में स्टालिन का डंका बजता रहे। किसी बात हो रही है? इन बातों में जान नहीं है। जान पैदा हो। लोग कहते हैं ना कि आवाज में वजन लाओ, पेट से बोलो। संगीत में इसी बात कही जाती है। वैसे मैं कहूंगा तर्क में वजन होना चाहिए। जिस वोट से ममता जी मुख्यमंत्री बनती है उसी वोट से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सपा को भी ध्यान रखना होगा, कांग्रेस को भी ध्यान रखना होगा, भाजपा को भी ध्यान रखना होगा। ना ममता बनर्जी अवैध मुख्यमंत्री हैं, ना योगी आदित्यनाथ। ध्यान रखिए, तराजू बराबर रहेगा। ममता जी का जनादेश पवित्र, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जनादेश अपवित्र। ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी। नपना एक रहेगा। मेरे लिए जनादेश से सत्ता में बैठा हर व्यक्ति, हर व्यवस्था पवित्र है। वो ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे सुक्खू की सरकार हो, चाहे भगवंत मान की सरकार हो। नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।